नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह जी। वेलकम टू द शो दिग्विजय सिंह जी। क्या हो गया है पार्टी को? बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। हर किसी प्रजातंत्री व्यवस्था में हार जीत होती रहती है। अभी अगर आप 47 से देखेंगे तो हम लोग जीतते भी रहे, हारते भी रहे, कोई नई बात नहीं है। और लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि सडनली कांग्रेस जो है वो बिखराव की स्थिति में आ गई है? आपके CWC के मेंबर हैं जगमीत सिंह बरार, उन्होंने ये कह दिया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 2 साल का रिटायरमेंट प्लान कर लेना चाहिए 2 साल के लिए। किसी ने जोकर कह दिया, किसी ने कहा जो MD ऑफ सर्कस है। मतलब ये इस तरीके की बातें क्यों हो रही, इतनी जल्दी बिखराव क्यों? ये अगर आप देखेंगे 77-80 में भी यही हुआ था। इंदिरा जी, संजय जी दोनों चुनाव हार गए थे और लोगों ने संजय जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ 10 तरह के आरोप लगाना चालू किए। दुर्भाग्य से वही लोग थे जिन्होंने फ़ायदा उठाया था इमरजेंसी में। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये मानवीय एक प्रकृति है जिसमें कि हर व्यक्ति अपने आप को विनिंग साइड में रखना चाहता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये चर्निंग विद इन द कांग्रेस जिसे कह सकते हैं, जो चर्निंग जो है वो सही है कि जिसको जिसको निकलना है वो एक बार निकल जाए? किसी भी अच्छे राजनीतिक दल में चर्निंग होती ही रहना चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है। इसमें जिसको निकलना निकले, जिसको रहना रहे। हमारी नीति, हमारा काम और हमारी विचारधारा, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। एक जैसे कुशल राजनीतिज्ञ आप हैं और चीज़ों को देखते हैं उस नज़रिए से, क्या आपको लगता है कि 2 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अगर प्रधानमंत्री उसमें बदलाव होता तो शायद एक नई दिशा कांग्रेस को मिलती? हम लोगों ने 2009 में कहा था मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो स्वाभाविक है 5 साल के लिए उन्हें टर्म देने का हम लोगों ने वादा किया था। तो बीच में तो परिवर्तन होने की संभावना भी नहीं थी। लेकिन आपको लगता है कि राहुल गांधी अगर 2 साल पहले अगर आ जाते और प्रधानमंत्री बन जाते तो सिचुएशन कुछ दूसरी होती? ये बहुत मुश्किल है कहना। इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि राहुल जी के बारे में अनेक लोग अनेक धारणा रखते हैं, लेकिन मुझे उनकी काबिलियत पर विश्वास है और वे एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। होता है कि हर व्यक्ति अच्छा स्पीकर नहीं होता है। ओरेटरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी बहुत आउटस्टैंडिंग ओरेटर्स नहीं रहे। बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन ओरेटरी का एक मोहम्मद अली जिन्ना का ओरेटरी एक दूसरी किस्म की हुआ करती थी। तो इसलिए तो क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ओरेटरी में फेल कर गए? नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का ये ओरेटरी कहिए, लफ्ज़ी कहिए, उसमें माहिर हैं वो, और उसमें जनता को उन्होंने प्रभावित कर दिया। अभी नटवर सिंह जी की किताब आई है। नटवर सिंह जी ने राहुल गांधी के लिए ये कहा है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। ही डजंट हैव द फायर इन हिज बेली। वो अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हैं। ही इज़ नॉट अ लीडर। नटवर सिंह जी का परिवार और नेहरू गांधी परिवार बहुत निकट रहा है और उन्होंने पूरे परिवार को निकटता से भी देखा है। उनका असेसमेंट क्यों ऐसा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। नटवर सिंह जी ने अपनी उस किताब में ये भी कहा है कि ये डायनेस्टी रूल जो है ये ख़त्म होना चाहिए। ये गांधी परिवार की डायनेस्टी वो ख़त्म होनी चाहिए और लीडर्स को सामने आना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े और अच्छे अच्छे लीडर्स कांग्रेस में रहे हैं लेकिन सब वो दरकिनार हो गए। मुझे थोड़ा सा इस बात से हंसी आ रही है कि जिस डायनेस्टी की वो बात कर रहे हैं, उसी डायनेस्टी से सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी ने लिया है उस वर्ग में तो स्वयं नटवर सिंह जी ने लिया है। अगर वो डायनेस्टी के खिलाफ हैं तो फिर अपने बेटे को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में क्यों भेजा, वहाँ से उसको क्यों चुनाव लड़वाया?
उन्होंने कहा भी है कि भाई ये किताब मैंने इसलिए लिखी ताकि मैं अपने पीछे अपने बेटे, नाती, पोती, सब पोते सबके लिए कुछ व्यवस्था करके जाऊं। व्यवस्था नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बात कह के जाऊं कि वॉल्कर कमेटी की रिपोर्ट में वो एक डायरी में उनके बेटे का नाम आया था, लेकिन जब उस कमेटी की रिपोर्ट आई, जब उस जांच कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ भी नहीं नटवर सिंह जी के बारे में आया। और इस बात से वो इतने ज़्यादा क्षुब्ध हैं कि जिस परिवार के साथ वो इतने साल रहे, उन्होंने 8 साल उनकी कोई सुध बुध नहीं ली। अब जैसा मैंने आपसे कहा ना कि दोनों परिवारों की निकटता के कारण हम लोग तो उसके अंदर बोलेंगे नहीं। इतना मैं जानता हूँ कि कांग्रेस अध्यक्ष जी ने भ्रष्टाचार के प्रकरण में किसी को नहीं बख्शा, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने एक्शन लिया। एक्चुअली कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा है कि वो खुद भी किताब लिखेंगी। आपको लगता है कि जो वो अगर वो किताब लिखेंगी तो बहुत सारे ऐसे नेता, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं उनके बारे में तमाम जो चीजें हैं वो बाहर आएंगी? हाँ, तो कुछ कांग्रेसियों को डरना चाहिए उससे। उन्होंने कहा है और मैं इसे अच्छा संकेत मानता हूँ, लेकिन वही डरेगा जिसने कुछ गलत किया होगा। तो एक बात बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि नटवर सिंह जी को जवाब देने के लिए सोनिया गांधी को ही खुद खड़ा होना पड़ा? सारे कांग्रेस के लीडर्स कहाँ थे? पहले आकर के बोलना चाहिए था ना उन लोगों को, सोनिया गांधी के लिए और नटवर सिंह के खिलाफ आकर के बोलना चाहिए था। अनुराधा जी, आप भूल रही हैं कि मैं तो सबसे पहले बोल ही चुका था। लेकिन और उसके बाद सोनिया गांधी को ये कहना पड़ा कि मैं खुद अपनी किताब लिखूंगी जिसमें तमाम जवाब आएंगे। क्यों? ये मैं तो इतना कहूँगा कि सोनिया जी अगर नहीं भी कहती तो हम लोग सब पार्टी के लोग आज भी सोनिया जी के लिए खड़े थे, हैं और रहेंगे। और इसमें उन्होंने बड़ी दृढ़ता से जो बात कही है वो भी एक कोई रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही है। इम्प्रॉम्प्टू एक लोकसभा के सेंट्रल हॉल में एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया, उसको उन्होंने कह दिया। लेकिन आपको लगता है क्या कि इस तरीके से जो अटैक, जिस तरीके से अटैक, चाहे वो सरकार, अब आप नेशनल हेराल्ड का केस ले लीजिए या आप ईडी इंक्वायरी अगेंस्ट, इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के केस में इंक्वायरी कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो इस तरीके की जब सब सारी चीज़ें आ रही हैं तो कांग्रेस को एकजुट होकर खड़ा नहीं होना चाहिए? कांग्रेस एकजुट है। नेशनल हेराल्ड के केस में जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसमें कोई भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है और अभी अदालत में चल रहा है, इसलिए अभी उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस तरीके से लग रहा है कि चौतरफा अटैक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चाहे वो सरकार हो चाहे वो पार्टी के विदिन हो, जिस तरीके से चौतरफा अटैक आ रहा है, तो एक शील्ड जो कांग्रेस की लीडरशिप को बना के रखना चाहिए वो नहीं दिखती है। अनुराधा जी, आपको मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन पे ले जाता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव और समाजवाद के लिए लड़ाई लड़ी और उस समय भी कांग्रेस के कई लोग थे जो इस बात से सुन के सहमत नहीं होते थे। कई लोग थे जो कि फ्रीडम मूवमेंट में उनके साथ रहे, लेकिन उनकी सांप्रदायिक सद्भाव, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के उनके जो विचार थे उससे सहमत नहीं थे। क्या क्या उनके बारे में नहीं कहा गया, किस किस तरह के अटैक इन्हीं लोगों ने जो सांप्रदायिक कटुता फैलाते हैं, उन लोगों ने कितने चरित्र हनन की बातें पंडित जी के खिलाफ बोली। इंदिरा जी के खिलाफ कितनी बातें लोगों ने नहीं कही। राजीव गांधी जी पर थोप दिया गया बोफर्स का जो आज तक प्रमाणित नहीं हो पाया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, सुब्रमण्यम स्वामी के बयान देख लीजिए, उनके यूट्यूब पर उनके भाषण देख लीजिए, किस गंदे हरकतों के साथ इन लोगों ने अटैक किया है इस परिवार के खिलाफ। लेकिन इस परिवार ने हमेशा संयम बना रखा और इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उनके खिलाफ प्रमाणित भी नहीं हो पाया, प्रमाण भी इकट्ठे नहीं हो पाए। मैं वापस से नटवर सिंह जी की किताब पे आ रही हूँ। 2004 में आप भी थे, आप भी दिल्ली में ही थे, दिग्विजय सिंह जी।
तो ये जो बात वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने इसलिए प्रधानमंत्री का पद नहीं ठुकराया कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी, बल्कि डर के मारे, क्योंकि राहुल ने उनके ऊपर एक तरीके से एम्बार्गो लगा दिया था कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि राहुल को डर था अपनी माँ को खोने का। इसलिए ये कोई ये सब फार्स है कि ये अंतरात्मा की आवाज़ और ये सब फार्स है। रीज़न कुछ और था, और ये सिर्फ नटवर सिंह जी या मनमोहन सिंह जी इसके प्रीवी थे। मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि 2004 के अंदर आपने देखा था कि संघ ने, भाजपा ने ये प्रचारित किया था, मीडिया में कई लोगों ने प्रचारित किया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम साहब ने मना कर दिया था कि आपको मैं शपथ नहीं दिलाऊंगा, जबकि उन्होंने खुद ने इसका खंडन किया। तो ये बात चली कि नहीं ये तो खुद तो बनना चाहती थी, वो तो कलाम साहब ने मना कर दिया, तो उनको एक ये बात सामने आई। ठीक है। दूसरी बात, अब बता रहे कि डर गई। एक बात मैं आपको बता दूं, नेहरू गांधी परिवार और उसमें सोनिया गांधी खुद शामिल हैं, ये डर की परिभाषा ये जानती नहीं है। डर कभी इन्होंने देखा नहीं है। जो परिवार की इंदिरा गांधी की हत्या हो गई हो, जिन राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया गया हो, उस खतरे के बावजूद भी आज ये देश की सेवा में हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग डरने वाला परिवार नहीं है जो कि पीछे हट जाएगा। इसलिए नटवर सिंह जी ने जो बात कही है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन नटवर सिंह तो क्या, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो बड़े क्लोज रहे हैं किसी टाइम पर परिवार के, तो वो कह रहे हैं कि मैं और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बात को, और शायद उन्होंने सुमन दुबे का नाम लिया है और प्रियंका का नाम लिया है कि वही लोग प्रेजेंट थे। तो ठीक है, अब मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि नेहरू गांधी परिवार किसी से डरता नहीं है, और इस विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में सबसे शक्तिशाली पद को ठुकराया है, ये अपने आप में त्याग था, है और रहेगा। लेकिन उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये कि 7 मई को जब प्रियंका और सोनिया गांधी उनसे मिलने गई, तो इसी बात पर बातचीत हो रही थी कि क्या वो उन मोमेंट्स को भी लिखेंगे अपने मेमोir में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे से मिलने क्यों आई सडनली, अगर मैं अनुराधा जी, तो वो आती क्यों? अनुराधा जी, किताब छप चुकी थी। किताब छपने के बाद उनको उस चैप्टर को निकालने का सिफारिश करना या गुजारिश करना का क्या औचित्य था? केवल अपनी किताब को सेंसेशनल बनाना, प्रमोशन करना और उसके माध्यम से भाजपा में अपना स्थान बनाना, केवल उनका एकमात्र उद्देश्य यही है। तो फिर मिसेस गांधी या प्रियंका क्यों गई? बेसिकली यही कॉन्टेक्स्ट जुड़ रहा है ना। ऐसा है, गई थी नहीं गई थी मुझे तो मालूम नहीं है, ये तो नटवर सिंह जी जाने या सोनिया जी जाने या प्रियंका जी जाने। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि नेहरू गांधी परिवार कभी डर के काम नहीं करता है और कभी भी इस प्रकार के हथकंडों में शामिल नहीं रहा है, और उनको ये भी मालूम था कि जब किताब छप चुकी है तो उसमें अब परिवर्तन क्या हो सकेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बड़ा फैशनेबल हो गया है कि गांधी और नेहरू गांधी परिवार पर अटैक किया जाए, किताब लिखी जाए, फिर आप जवाब देते रहिए? ऐसा है, संजय बारू का भी आपने देख लिया। संजय बारू जो कि प्रधानमंत्री जी के प्रेस एडवाइज़र थे, 5 साल रहे, लगा उनको कि 2009 में सरकार नहीं बनेगी, खिसक लिए, और अब ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उसमें इंटरफेरेंस होता था। तब आप चुप क्यों थे? आपने इसको उजागर क्यों नहीं किया? अगर आपका कॉन्शियंस इतना ही आपको परेशान करता था तो आपने तब क्यों बात नहीं की? तो हर व्यक्ति यही कह रहे हैं कि फाइलें जाती थी मिसेस गांधी के पास। मैं वही कह रहा हूँ, तो तब आप क्या कर रहे थे? तब आपका कॉन्शियंस कहाँ था? 10 साल तक आप इंतजार क्यों करते रहे? किसका इंतजार करते रहे? ये केवल अपनी किताब बेचना और अपना स्थान बनाना, अपना बेटे का स्थान भाजपा में बनाना, नरेंद्र मोदी के गुड बुक्स में आना, यही उनका एक उद्देश्य रहा है। लेकिन जितनी सारी बातें वो किताबों में लिखे हुए हैं नटवर सिंह जी,
उनमें से बहुत हिस्ट्री, वो जब भी रेफरेंस होगा, पॉइंट होगा, तो वो किताब रेफर की जाएगी, तो आप हिस्ट्री से उसको फिर हटा नहीं सकते। देखिए, हिस्ट्री तो कई किताबें आती हैं। आप अगर आरएसएस की हिस्ट्री देख लीजिए और आरएसएस के हिस्टोरियंस को देख लीजिए, वो तो कहते हैं कि ये ताजमहल तो मंदिर था। ये भी तो हिस्ट्री का एक अंग है कि आरएसएस के हिस्टोरियंस ताजमहल को मंदिर मानते हैं। अच्छा, आपने नटवर सिंह जी मक्का मस्जिद में उनको वो कहते हैं वो शिवलिंग है, ये भी तो आरएसएस के हिस्टोरियंस कहते हैं। आरएसएस हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बर्मा, ये सब भारत, अखंड भारत है। आपने किताब पढ़ी नटवर सिंह जी की? ना मैं बारू जी की किताब पढ़ूंगा, ना मैं नटवर सिंह जी की किताब पढ़ूंगा। क्यों? कभी आपके वो इतने आपके कलीग रहे हैं, आप लोग सब पार्टी में रहे हुए। मैं देखिए अनुराधा जी, जो किताबें केवल एकमात्र उद्देश्य से लिखी जाती हों कि कैसे एक परिवार को नीचा दिखाया जाए, उनको पढ़ने में मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूंगा। अच्छा, ये बताइए, मांग उठने लगी है कि प्रियंका को अब पार्टी में आ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पार्टी में नई ऊर्जा के लिए प्रियंका को आना चाहिए? ये निर्णय तो प्रियंका जी को करने दीजिए, नेहरू गांधी परिवार को करने दीजिए। ना अनुराधा जी करें, ना दिग्विजय सिंह करें। नहीं, लेकिन इस तरीके की बातें हो रही है। अनुराधा जी तो मीडिया की बात पूछ रही हैं अब कांग्रेस के इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको तय करने दीजिए। लेकिन आप कहते हैं कि पार्टी में नई सोच की जरूरत है, आइडियोलॉजिकल लेवल। तो नई सोच तो नई ऊर्जा से आएगी, अदरवाइज तो सब सही है ना। वही लीडरशिप कैसे अपने आप को रीइन्वेंट करेगी? ऐसा नहीं है, ऊर्जा की कहीं कमी नहीं है, नए जोश की भी कहीं कमी नहीं है, अवसर की कमी है। अवसर मिलने पर सब लोग उसमें अपना योगदान देंगे। नटवर सिंह जी ने जो भी कांग्रेसी कुछ बोल रहा है तो उनके खिलाफ कुछ और ऐड करके बोल रहे हैं। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कोई बयान दिया तो उसके खिलाफ भी उन्होंने थोड़ा पर्सनलाइज सा बयान दिया। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा है, नटवर सिंह जी को पूरा अधिकार है, वो क्या लिखें, क्या बोलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमको जो बात कहनी है वो हम कहते रहेंगे। लेकिन उनको इंस्टिगेट कौन कर रहा होगा? आपको क्या लगता है कि नटवर सिंह को कौन इंस्टिगेट कर रहा है? मैंने आपसे कहा ना कि इतने दिनों तक वो हाइबरनेशन में रहे, एक पॉलिटिकल विल्डरनेस में रहे। उन्हें एक आशा की किरण मोदी जी के आने के बाद नज़र आती है, इसलिए उसके लिए प्रयासरत किया है उन्होंने। अच्छा, ये बताइए कि बीच में ये खबरें आई थी कि नितिन गडकरी जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, उनके घर स्नूपिंग की बात और उनके घर पे उनकी बातों को सुनना, इंटेलिजेंस कवर करना, ये क्या है? इसको क्या देख रहे हैं अनुराधा जी? ये उन लोगों ने ऑफकोर्स सबने नकार दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको अनुराधा जी मालूम है कि ये खबर कहाँ से आई थी? ये खबर भी गडकरी जी के दफ्तर से आई थी मीडिया में, और उसे प्रचारित किया गया। ये अपने आप में सत्य है कि गडकरी जी ने मोहन भागवत जी को पत्र लिखा था कि उनकी बगिंग हो रही है। लगभग 300 मशीनें बगिंग की इंपोर्ट की गई थी। जब होम मिनिस्ट्री को पता लगा तो उन मशीनों को वापस रिकवर करने वाली बात आई, और अधिकांश मशीनें जो हैं गुजरात में इंपोर्ट हुई थी। ये भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि स्वयं एक गुजरात पुलिस की डीआईजी ने ही रिकॉर्ड में कहा है कि हरेन पंड्या जी जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनके फ़ोन की टैपिंग करने का आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। ये भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि गुजरात के डीजीपी ने ये कहा है कि लगभग 97,000 लोगों का फ़ोन टैप हम लोगों ने किया है, जिसमें जजेस भी शामिल हैं। इसके बाद सीनियर एसएसपी सिंघल जी ने भी अपने फ़ोन के रिकॉर्ड
दिए हैं जिसमें एक अनजान महिला के फ़ोन टैपिंग किया है। लेकिन ये सब बातें जो है ना, ये सब इलेक्शन के दरमियान आ चुके हैं, इसीलिए और उसके बावजूद लोगों ने नरेंद्र मोदी को इतनी बहुमत से जिता के वहां बैठा दिया है। तो इसलिए जो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, स्नूपिंग भी उनके गुड गवर्नेंस का अंग है, ऐसा प्रतीत होता है। आपको लगता है कि इनके अलावा भी और भी कोई ऐसे मंत्री हैं जिनके फोन टैप हो रहे होंगे, जिनके यहाँ पे स्नूपिंग हो रही है? इतना मैं जानता हूँ कि मेरा जरूर टैप हो रहा होगा। आपको पक्का विश्वास है आपका फोन हो रहा होगा? मुझे तो पूरा विश्वास है और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। मतलब आप अलाउ कर रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके फोन को टैप किया जाए? जो मुझे कहना मैं कहता हूँ, बाहर भी कहता हूँ, अंदर भी कहता हूँ। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि जितना आप लोगों को जितना बोलना था, आप लोग सब ने इलेक्शन के दरमियान बोला, कहा, अटैक किया, उसके बावजूद वो जीत के आ गए। अब ये खतरा हम लोगों से उनको नहीं है, खतरा उनकी पार्टी से ही है, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ही है। तो इसलिए वो अब ज़्यादा ध्यान उन पर दे रहे हैं बनस्पत हम लोगों के। ये कहा जा रहा है कि इस सरकार के कुछ एक मंत्री जो हैं वो अपनी प्राइवेट गाड़ीज में चलते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये है कि कहीं उनको भी फॉलो ना किया जा रहा हो। अब ये तो भाजपा के मंत्रियों से पूछिए, लेकिन घबराए हुए जरूर हैं। अब ये भी एक अजीब सी बात है कि जो नंबर 2 इन रैंकिंग आफ्टर नरेंद्र मोदी जी के बाद राजनाथ सिंह जी, वो अपना मनचाहा प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं लगा पाए। ये भी एक अद्भुत उदाहरण है कि मंत्रीगण अपना खुद का प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं लगा पाए, उसका भी स्क्रीनिंग और अप्रूवल प्रधानमंत्री कार्यालय कर रहा है। जो एक मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट की बात है, तो वो सही पूछिए तो मिनिमम गवर्नेंस मीन्स पीएमओ, और सारी गवर्नेंस वहीं पर सीमित हो गई है, सिकुड़ गई है। हाँ, लेकिन उसका एक नजरिया भी तो हो सकता है ना दिग्विजय सिंह जी की, पिछली सरकार में हर मंत्री अपनी अपनी तरीके से चला रहा था और कहते थे कि मनमोहन सिंह जी गवर्न ही नहीं करते थे, देयर वाज नो गवर्नेंस, यथास्थिति बनी रहती थी, जिसको जो मन में आता था वो करता था। इसलिए ओवर गवर्नेंस होना चाहिए। एक तरीका हो सकता है ना लोगों को, जैसे ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो भाजपा के मंत्रियों को ही पड़ता है। आप बार ये तो मैंने लास्ट ये सवाल है मेरा आपसे कि आप कह तो रहे हैं, लेकिन पार्टी बदलेगी कैसे? इस पार्टी को बदलने के लिए कुछ लोगों को बलि तो देना पड़ेगा ना। सबसे पहले मैं अपनी गर्दन पेश करता हूँ, अगर बली लोगों की होना ही सबसे पहले मेरी काटी है। लेकिन आपको लगता है कि जो चर्निंग हो वो पहले होना ही चर्निंग होना ही चाहिए। किसी भी राजनीतिक संगठन में चर्निंग जो है वो होना ही चाहिए। ये जीवट बनाने, एक संगठन को जीवट बनाने के लिए चर्निंग, चर्चा, डिस्कशंस होना आवश्यक है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस में एक नई एनर्जी की जरूरत है, वो नई एनर्जी क्या होगी? कांग्रेस में नई एनर्जी के बजाय थोड़ा सा हम लोगों को हमारे पार्टी प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इस पर थोड़ा सा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमको हमारी पॉलिसीज़ पर फिर से विचार करना चाहिए। हमको हमारे जो संगठन का स्वरूप है उस पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, और ये एंटनी कमेटी रिपोर्ट इस बात को देख रही है। क्या कमी आप देख रहे हैं? आप अपने संगठन में क्या कमी देखते हैं? हम लोगों का संगठन कोई काडर बेस्ड पार्टी नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा से, जिसके पास आरएसएस का एक ट्रेंड काडर है। हम लोगों के पास वो काडर नहीं है। रीजनल पार्टीज़ हैं जिनका कि अपना एक अलग काडर तैयार उन्होंने कर लिया है। हमें इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपना काडर बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी। तो ये थे आमने सामने में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।